तो चलिए बच्चों, आज हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। वन शॉट रिवीजन के अंदर आज हम बात करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में। तो आपको जल्द से जल्द समझाऊंगा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या चीज़ होती है। ध्यान से सुनना। देखो क्या है, ए बी और सी तीन पार्टनर हैं। ए बी और सी कैसे तीन पार्टनर है? पहले ए और बी दो पार्टनर थे। सी पार्टनर ने बोला मुझे भी अपनी फर्म में एडमिशन दे दो। पहले ए और बी जो कमा रहे थे वो 3 रुपये ये कमा रहा था, 3 रुपये ये कमा रहा था, यानी 6 रुपये टोटल कमा रहे थे। 3 इसको मिल रहे थे, 3 इसको मिल रहे थे। कल को सी पार्टनर अगर फर्म के अंदर आता है तो ऑब्वियस सी बात है, ए को भी अपने हिस्से में से कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और बी को भी अपने हिस्से में से कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेट से 1 रुपी सेक्रीफाइस किया। अब आ गया इसके 2 रुपये, इसके 2 रुपये, और नए पार्टनर का भी हिस्सा बन गया 2 रुपये। यानी इस बात से हम इस निष्कर्ष पे तो पहुंचे हैं क्या, कि नए पार्टनर के एडमिशन होने पर पुराने पार्टनर्स के रेशो में कुछ चेंज आते हैं और पुराने पार्टनर कुछ सेक्रीफाइस भी करते हैं। ये बात तो कन्फर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर एक तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं वो सीखना पड़ेगा। साथ ही साथ ऑब्वियस सी बात है, जब न्यू रेशो आ रहा है तो पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालना सीखना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी निकालना सीखना पड़ेगा। हालांकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल सेम वही है जो मैं भी समझा कर आया हूँ आपको। एसेट या लायबिलिटी के बढ़ने या घटने से अगर कोई भी नुकसान हो जाता है तो डेबिट में आता है, और फायदा हो जाता है तो क्रेडिट साइड में आता है। पार्टनर्स कैपिटल भी वही है जो आप सीख कर आए हो और बैलेंस शीट भी वही है, लेकिन इसके अंदर कुछ नई बातें आ जाएंगी पार्टनर्स कैपिटल में, जिसमें हम बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट्स। वो भी सीखेंगे अपन इसमें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। इसमें केस नंबर 1 है हमारा, वो क्या बोलता है, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये पहला केस है हमारा नया रेशो निकालने का, क्योंकि कई बार क्या होता है डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे कि समझ के चलें, सभी बच्चे कैमरा अपना ओपन रख के बैठेंगे ताकि क्लास का डेकोरम पूरा बना रहे। इसके बाद देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, अनिल एंड विशाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। अनिल और विशाल दो पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो कितना है, 3:2। इन्होंने एडमिट किया सुमित को एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। अगर 20% भी दे रखा है ना तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लेना, ये 150 होता है, क्योंकि आप 20/100 करके देखो 1/5 ही आएगा। करो 20/100, 20 1 20, 25 100, 2 1 2, 2 5 10 होता है ना 1/5। तो ये 1/5 पार्ट के लिए एडमिट कर रहा है। अगर सिर्फ इतनी सी बात दे रखी होती है कि नया पार्टनर 1/5 पार्ट के लिए एडमिट कर रहा है, पुराने पार्टनर का रेशो दे रखा होता है, तो हम नया रेशो कैसे निकालते हैं, ये केस नंबर 1 कहलाता है। डायग्रामेटिकली भी आप देख सकते हो 3:2 पुराने पार्टनर का रेशो था, नया पार्टनर 1/5 पार्ट के लिए आ रहा है, तो आपको मानना पड़ेगा लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। ऐसा माना जाएगा कि तीनों पार्टनर का जो रेशो है वो, मतलब तीनों पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो 1 है, जिसमें ए का भी है, बी का भी है, एस का भी है। नया पार्टनर एस था। अपन एक काम करते हैं, इसमें से एस का हिस्सा हटा देते हैं 1 में से। अगर मैं 1 में से, जिसमें तीनों का हिस्सा था, अगर मैं एस का हिस्सा हटा दूं तो जो बचेगा 4 5 वो ए का और बी का बचेगा। इसको हम फ्यूचर प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। अगर इस फ्यूचर प्रॉफिट के बारे, या तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हो कि हम फ्यूचर प्रॉफिट को कौन से रेशो में बांटेंगे, जो बचा हुआ है ना ए का और बी का, या तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हो कि हम उसको कौन से रेशो में बांटेंगे, और अगर नहीं लिखा हुआ होता तो हम उसको पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी 4/5 इंटू 3/5, 4/5 इंटू 2/5, यानी 4 3 12, 5 5 25। ऐसे ही 4 2 8 एंड 5 5 25। ठीक है, इसके बाद अब आपको एलसीएम सेम करना होता है। सभी बच्चों को बात पता है कि हम एलसीएम सेम कैसे करते हैं, 12/25, 8/25 एंड 1/5। अब आप एलसीएम सेम करो, 25 का 25 आ गया, 25 को 25 से डिवाइड किया, 1 को 12 से इंटू किया 12, अगेन 25 को 25 से डिवाइड किया 1 को 8 से इंटू किया 8, अगेन 25 को 5 से डिवाइड किया 5 को 1 से इंटू किया 5। तो 12:8:5 आपका न्यू रेशो आ जाएगा। एक बार आपको क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो आ गया तो आप फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल सकते हो, लेकिन इसके अंदर अपन को कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑलवेज बी कैलकुलेटेड फॉर ओल्ड पार्टनर्स ओनली। याद रखना, नए पार्टनर का कभी सेक्रीफाइस नहीं होता, नया पार्टनर तो हमेशा गेन ही करता है। अब आप देखो, ओल्ड रेशो हमारा कितना था 3/5, और न्यू रेशो हमारे पास अभी कितना आया 12/25 आया है। 3/5 माइनस 12/25, तो आपका जो एलसीएम है वो 25 आएगा। माइनस करना आप सब बच्चों को आता ही है, तो 3/25 हो गया और 2/25 हो गया। ये वही रेशो है जो ओल्ड रेशो है। अब आपके मन में ऐसा विचार उठेगा, आइंग 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 क्यों? क्योंकि जो ओल्ड रेशो था वही न्यू रेशो है। सर क्या सर, जब ओल्ड रेशो है वही न्यू रेशो है तो आपने निकलवाया क्यों? वही तो समझाना चाहता हूं। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए
केस नंबर 1 दिखाई दे और आपको पता है कि ये केस नंबर 1 है और आपसे क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सॉल्व करने मत बैठ जाना, जो ओल्ड रेशो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा, टाइम बचा जाना अपना, समझ रहे हो? क्योंकि देखो एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर आएंगे ये, एमसीक्यू में अगर आते हैं आपके तो आप मान के चलो केस नंबर 1 में हमेशा हमेशा और हमेशा जो ओल्ड रेशो है वही सैक्रिफाइसिंग होता है केस नंबर 1 में। केस नंबर 1 कैसे पता लगता है? ओल्ड पार्टनर्स के रेशो दे रखे हैं और नया पार्टनर का हिस्सा दे रखा है, कितने हिस्से के लिए आ रहा है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे की ओर। अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 की बात करेंगे व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर, देखो लैंग्वेज पे गौर करो, जब नया पार्टनर एक्वायर करता है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशो दैट इज इक्वली। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी का 2 पार्टनर है, 3:2 के रेशो में सी पार्टनर को एडमिट किया और सी एक्वायर कर रहा है अपना हिस्सा, एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, ठीक है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। अब देखो सी को एडमिट 1/5 शेयर के लिए किया था, सी को एडमिट कितने के लिए किया था? 1/5 के लिए। अब सी ने ए और बी से अपना हिस्सा कैसे लिया? इक्वल इक्वल लिया, तो अपन क्या काम करने वाले हैं? 1/5 इंटू 1/2 एंड 1/5 इंटू 1/2, तो यानी 1/10 और 1/10 आ गया, 1/10 ये किससे लेगा? ए से, और 1/10 ये किससे लेगा? बी से, है ना? यानी इसने सी ने अपना हिस्सा बराबर बराबर लिया है किससे? ए और बी से। तो अब आपको क्या काम करना है? देखो डायग्राम बना के थोड़ा करते हैं ना, थोड़ा ईजी पड़ जाता है। 3/5 में से 1/10 माइनस करेंगे एंड 2/5 में से 1/10 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 5/10 और 3/10, ठीक है। और सी का तो 1/5 था ही। फिर आपको क्या काम करना है? एलसीएम सेम करना है। अब आपसे पूछे बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना है? वैसे तो देखो क्वेश्चन देखने से पता लग रहा है कि सी अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से जब इक्वल इक्वल ले रहा है, तो पुराने पार्टनर इक्वल इक्वल दे रहे हैं ना, तो पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस कितना होगा? इक्वल इक्वल ही तो होगा। लैंग्वेज पढ़ने से, प्रैक्टिस करने से बातें समझ में आ जाएंगी। यानी पुराने पार्टनर अगर इक्वल इक्वल दे रहे हैं, तो अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल भी लोगे तो भी वो इक्वल इक्वल ही आना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, नोट्स में आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप इनके क्वेश्चंस देखना प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कुछ ऐसी नई बात नहीं है। इसके बाद आता है हमारे पास केस नंबर 3। हालांकि वर्कशीट के क्वेश्चंस भी आपके पास हैं, आपको करने चाहिए वर्कशीट के क्वेश्चंस, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है वर्कशीट के, जितना बढ़िया है करोगे उतना अच्छा रहेगा। आज भी एक मेरी रील आई थी इंस्टाग्राम के ऊपर, जहाँ पर मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सारे फॉर्मूलाज एक पीडीएफ के अंदर डाल दिए थे और बहुत ही मतलब उसको कॉमिक फॉर्म में लिखा मैंने। आपको वो रील देखनी थी, मैंने आपको सेंड भी किया था, नहीं देखी तो जाके देखो रील, वहाँ पर मैंने बोला है कमेंट बॉक्स में जाकर आपको क्या टाइप करना है और वही सारी पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूंगा। तो वो सब काम आपको करने हैं ताकि वो पीडीएफ भी आपके पास आ जाए। नहीं किया तो करो, लेकिन याद रखना करने से पहले उसको फॉलो जरूर कर लेना, नहीं तो वो पीडीएफ आपके पास नहीं पहुंचेगी। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अनइक्वल रेशियो। देखो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर तो क्या था? इक्वल इक्वल लिया था, लेकिन अब कैसे ले रहे हैं उसको? अनइक्वली। ये देखो ए और बी 2 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। सी को एडमिट किया कितने पार्ट के लिए? सी वॉज एडमिटेड विद 3/7 शेयर के लिए एडमिट किया उसको, विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। उसने 2/7 तो ए से लिया और 1/7 बी से लिया, अनइक्वल रेशो ही तो है। तो देखो 3/7 अपना हिस्सा बनाने के लिए फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ है, फ्रॉम ए में से 2/7 ले लिया और बी में से 1/7 ले लिया, तो ए का हिस्सा कितना था? 7/10, उसमें से 2/7 माइनस कर दो। ऐसी बी का हिस्सा कितना है? 3/10, उसमें से 1/7 माइनस कर दो। में से, फ्रॉम मतलब उसमें से डायरेक्ट माइनस कर दो। तो इसमें से इसको माइनस किया, ये आ गया, ऐसे इसमें से इसको माइनस किया, ये आ गया। अब आपके पास देखो 29/70 है, 11/70 है और 3/7 तो है ही, सबका एलसीएम सेम करो और आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका केस नंबर 3। उम्मीद है यहां तक बात सबको समझ में आई होगी। जरा फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं, क्लियर हुआ तो YSC, ठीक है ना, और नहीं क्लियर हुआ तो NC। YSC मतलब यस सर क्लियर और NC मतलब नॉट क्लियर। मैं आपका चैट बॉक्स में इंतजार कर रहा हूं, मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में लिख कर दें क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्लियर हुआ तो YSC और नहीं हुआ तो NC। ठीक है जी,
सभी बच्चों का YSC 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 लिखा हुआ आ गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए अब हम आप बात करेंगे आगे केस नंबर 4 के ऊपर। क्या लिखा हुआ है? समटाइम्स ओल्ड पार्टनर सरेंडर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ देयर शेयर इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। देखो सरेंडर वाली बात है, कह रहे हैं कभी कभार क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनर है अपने हिस्से का कुछ पार्ट सरेंडर कर देते हैं नए पार्टनर के हिस्से में। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. A new partner C is admitted. A surrender 1/5 of his share. देखो मैंने ऑफ को हाईलाइट कर रखा है, सरेंडर को हाईलाइट कर रखा है। ये वर्डिंग्स जब आपको दिखाई देती है तो याद रखना, उसमें उस केस के अंदर आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हो, आपको पहले इनटू करना पड़ेगा। जैसे ए का हिस्सा 3/5 था ना, अब 3/5 को आपको 1/5 से पहले इनटू करना पड़ेगा। जो आएगा वो माइनस करूंगा मैं ए के हिस्से में से, यानी जो ए का हिस्सा था उसका पहले मैंने 1/5 निकाला, उसका 1/5, ऑफ मतलब होता है उसका 1/5। तो 3/5 का 3/5 का 1/5 आ रहा है 3/25। तो अब आपको 3/5 में से 3/25 माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही 2/5 का आपने 2/5 निकाला, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था, वो 4/25 आया, तो 2/5 में से 4/25 माइनस करना पड़ेगा। जो आएंगे वैल्यूज वो ये आएंगे। अब आप एलसीएम सेम कर सकते हो, आपको पता है ए ने इतना सरेंडर किया, बी ने इतना सरेंडर किया, इन दोनों को जोड़ोगे ए और बी को तो सी का हिस्सा बन जाएगा। अब आपको क्या काम करना है, ए बी और सी तीनों का रेशो निकाल लेना है। तो उम्मीद है ये बात भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, चौथा केस भी क्लियर हो गया होगा। तो हमने 4 केस तो अपने सफलतापूर्वक पूरे किए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं बीच बीच में, सम एडिशनल टिपिकल क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, लेकिन बेस इसका वही है। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, इसमें जो नए क्वेश्चंस मुझे दिखाई देते हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ ये कुछ एडिशनल बात है जो बच्चों को बतानी चाहिए, वो मैं ज़रूर बताऊँगा। उनमें अगर मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीन को स्क्रॉल करने पर कि अगर से सिमिलर क्वेश्चंस हैं तो जब मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा तो आप इसको अपने आप ही देख लेना, कोई डाउट होता है तो पूछ लेना, क्योंकि वो सिमिलर क्वेश्चंस हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक नई बात ये थी कि जैसे ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 4:3:2 के अंदर डी पार्टनर को एडमिट किया 1/9 शेयर के लिए। इसमें लिखा है इट इज एग्री डेट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ए अपना ओरिजिनल शेयर ही रिटेन कर रहा है, ठीक है। अब ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा था 4 कितना लिखोगे 9, और डी पार्टनर को एडमिट किया था 1/9 शेयर के लिए। अब आपको ये बात पता है कि केस नंबर 1 में हम क्या काम करते हैं, 1 में से 1/9 माइनस करते हैं, सबको पता है, नए पार्टनर का हिस्सा माइनस करते हैं। लेकिन अगर कोई भी पुराना पार्टनर अपना हिस्सा बदलना नहीं चाहता है और वो अपना पुराना हिस्सा ही रिटेन करना चाहता है, तो जैसे आप 1 में से माइनस करते हैं ना जब 1/9, तो ये भी माइनस करना, जो पार्टनर अपना हिस्सा रिटेन करना चाहता है। जैसे यहाँ पर ए अपना हिस्सा रिटेन करना चाहता था, तो मैंने 1 में से 1/9 के साथ साथ 4/9 को भी माइनस किया, क्योंकि वो अपना हिस्सा बदलना ही नहीं चाहता। तो अल्टीमेटली इन दोनों को प्लस कर दो, और 5/9 आया, तो 1 में से मैंने 5/9 माइनस किया तो 4/9 आता है। अब ये 4/9 किस किस में बटेगा, बी में और सी में, क्योंकि ए तो अपना हिस्सा बदलना ही नहीं चाहता था और डी नया पार्टनर एडमिट ही हुआ है, तो बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बी और सी के पुराने रेशो में होगा। तो 4/9 इंटू 3/5, 4/9 इंटू 2/5। अब ए का तो जो पुराना हिस्सा था वो ऐसे कैसे लिख दो, बी का नया आ ही गया, सी का भी नया आ गया, और डी का तो 1/5 था ही। इन सब का हमने एलसीएम सेम किया, तो हमारे पास सेम एलसीएम होने के बाद ये वाली वैल्यू आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब एक इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है, इसको देखो, पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। एस इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। पी सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम, अब यहां पर देखो फ्रॉम वाला केस आया, इन द फेवर ऑफ एस एंड रिमेनिंग सेक्रीफाइस वॉज मेड बाय क्यू एंड आर। बड़ा बड़ा घुमा फिरा क्वेश्चन है ये। अब इसको डायग्राम से समझो, क्या लिखा है, पी क्यू आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। पी क्यू आर का रेशियो 5:3:2 था। इन्होंने एस को एडमिट किया 1/5 पार्ट के लिए, देख पा रहे हो आप 1/5 पार्ट एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। पी ने सेक्रीफाइस किया 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। अब पी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका हिस्सा बनाने के लिए पी ने सेक्रीफाइस किया अपने हिस्से में से 1/10, तो यानी 1/5 जो एस का हिस्सा था उसमें से 1/10 तो उसको किसने दे दिया, पी ने। अब बाकी कितना बचा, बाकी भी 1/10 ही बचा रिमेनिंग। भाई 1/5 जो एस का हिस्सा था उसमें से 1/10 तो पी ने दे दिया, बाकी 1/10 बचा। अब ये जो बाकी 1/10 बचा है ना, इसको वो क्यू और आर देंगे कौन से रेशो में, 2:1 में।
तो आपको इस 1/10 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ताकि पता लगे कि Q ने कितना दिया और R ने कितना दिया। तो Q ने दिया 2/30 और R ने दिया 1/30। तो आपको Q के हिस्से में से 2/30 माइनस करना पड़ेगा और R के हिस्से में से 1/30 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास न्यू रेशो आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और फिर इसके बाद एक इस तरीके का क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी वाला, ये भी क्वेश्चन था, मैंने इसके आगे लिखा है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इसको भी समझ लो। क्या लिखा है? L and M are partner sharing profit and losses in the ratio 5:3. They admit N and decided that the profit sharing ratio between M and N shall be same as existing between L and M. Calculate the new profit sharing ratio. एक प्रॉपर्टी है ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, A/B इंटू B/B, B/C इंटू B/B। ये क्या बात बोल रहे हैं कि इन्होंने N को एडमिट किया और एंड डिसाइड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन M एंड N, M और N के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वही रहेगा जो कि L और M के बीच में था। यानी L और M के बीच में 5:3 था, M और N के बीच में भी 5:3 ही रहेगा। तो इसके लिए आपको ये वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो L/M, जैसे देखो A को मैंने L मान लिया, B को M मान लिया, है ना, तो बस अब आप फॉर्मूला लगा दो, और C जो है वो N है ही। अब जहाँ A B C जहाँ जहाँ लिखा हुआ था वहाँ L M और N की प्रॉपर्टी करके ये लगा दो कि जो L है, जो M है और जो N है वो आपको पता है। जब इसकी प्रॉपर्टी आप लगा दोगे तो आपके पास ये आंसर सॉल्व होकर आ जाएगा। तो ये आपको भी सॉल्व करके देखना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से, अभी जो मैं बताना चाहता हूँ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो स्क्रॉल करते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं। कोई भी नया क्वेश्चन अगर किसी तरीके का होता है तो डेफिनेटली आपको बता दूंगा, और नहीं है तो ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आपको खुद को करके देखने हैं। अगर कोई दिक्कत आएगी तो डेफिनेटली हम उसकी चर्चा अपनी अगली क्लास के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर अब तक मुझे कुछ एज सच कोई नया क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया है। आपको वर्कशीट भी उठानी है, आपको ये नोट्स भी उठाने हैं, इनमें से उठा के आपको फिर से रिवाइज करना है, वर्कशीट के क्वेश्चंस भी करने हैं, जिससे अगर कुछ नई बात हो, कोई प्रॉब्लम आए तो आपको बातें समझ में आ जाएं। इसके बाद आता है हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है? आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आज समझा देता हूं, और उसका जो क्वेश्चंस होंगे वो अपन अपनी अगली क्लास के अंदर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा कि क्या चीज़ लिखी हुई है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कहता है कि गुडविल के बारे में अगर कहीं क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी लिखा होता है, क्योंकि देखो गुडविल कितनी होनी चाहिए तो अपन ने सीख लिया। अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी ब्रिंग प्रीमियम या पेज का वर्ड लिखा होता है तो समझ में आती है कि गुडविल वो कैश में। अगर ब्रिंग प्रीमियम पेज ना लिख के वैल्यूड लिख लें तो समझ लेना गुडविल नॉट इन कैश है। अगर गुडविल कैश हो या नॉट इन कैश हो, दोनों के अंदर सिमिलर दो बातें जरूर होती हैं कि अगर गुडविल ऑलरेडी ओपन तो नहीं है कहीं बुक्स के अंदर, यानी आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दे रखी होगी या इंफॉर्मेशन में साफ साफ लिखा होगा कि गुडविल ऑलरेडी ओपन है। अगर लिखा होता है कि गुडविल ऑलरेडी ओपन है बुक्स के अंदर, बैलेंस शीट की एसेट साइड में दे रखी है, तो आपको गुडविल को सबसे पहले बंद करना होगा। और गुडविल को बंद करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल और डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। लेकिन अगर गुडविल ऑलरेडी ओपन नहीं है और गुडविल वो कैश में लेकर आ रहा है, तो ऐसे केस के अंदर आपकी एंट्री होगी क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये दो एंट्री आपकी होंगी। फिर इसके बाद मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर क्वेश्चन के अंदर गुडविल वैल्यूड लिखा हुआ है तो वैल्यूड के केस के अंदर आपको क्या मानना पड़ेगा? वैल्यूड के केस के अंदर अगर ऑलरेडी ओपन है तो जो ऑलरेडी ओपन होती है उसको अपन बंद कर देते हैं। लेकिन अगर गुडविल आपकी नॉट ओपन है, ऑलरेडी ओपन नहीं है, तो वैल्यूड के केस के अंदर आपको एंट्री करनी होती है, मैंने यहाँ पर लिखवाई थी नॉट इन कैश में, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये पूरा गुडविल का चार्ट है जो कि आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे मैं अपनी रील्स निकाल रहा हूँ वैसे ही रील्स के अंदर एक दिन आपको गुडविल के चार्ट भी कल या परसों में दिखाई दे जाएंगे। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो फटाफट से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करो, धीरज कॉमर्स क्लासेस के नेम से है, ताकि कोई भी रील नहीं आती है उसमें कोई भी नोट्स आते हैं तो आपको तुरंत मिल जाएं। बहुत ही कॉमिक फॉर्म के अंदर मैंने दे रखे हैं पहले भी, और अब भी मैं कॉमिक फॉर्म के अंदर ही दूंगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको क्लियर अच्छे तरीके से हो गई होगी।